मैं क्लासिफिकेशन डे पर मिलिट्री हॉल के पीछे खड़ा था, हाथ पॉकेट्स में डाले हुए, और बाकी अवेकेंड लोगों को देख रहा था कि कैसे उनके फ्यूचर्स को एक क्लिपबोर्ड पर स्टैम्प किया जा रहा था। 3 महीने पहले ब्लूम हुआ था। पर्पल फंगल स्पोर्स एक ही आफ्टरनून में जमीन से फूट पड़े थे और ह्यूमैनिटी के 90% लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल दिया था। सर्वाइवर्स ने वॉल्ड सेफ जोन्स बनाए और उन वॉल्स के अंदर मिलिट्री सब कुछ कंट्रोल करती थी। रैशंस, हाउसिंग, पेट्रोल्स, एग्जीक्यूशंस, सब कुछ। हर इंसान जिसने स्पोर्ट्स के बाद कोई एबिलिटी अवेकन की थी उसे कैरियर कहा जाता था। कॉम्बैट यूटिलिटी के आधार पर कैरियर्स को एस टियर से लेकर ई टियर तक रैंक किया जाता था। तुम्हारा टियर तय करता था कि तुम्हें कितना खाना मिलेगा, कहाँ सोओगे और तुम्हें एग्जिस्ट करने का अधिकार भी है या नहीं। उसी सुबह मुझे पता चलने वाला था कि मैं किस टियर में आया था। टकेडा नाम का एक गाय टेस्टिंग वॉल के पास गया और अपनी हथेलियों से 2 मोटी स्ट्रीम्स में फायर निकाल दिया। उसे बी टियर स्टैंप किया गया और पूरा रूम ऐसे क्लैप करने लगा जैसे उसने किसी टैलेंट शो में जीत हासिल कर ली हो। अयोई नाम की एक लड़की ने दोनों हाथ उठाए और 3 सेकंड से भी कम समय में पूरी टेस्टिंग पार्टीशन पर आइस की एक शीट उगा दी। उसे वहीं ए टियर स्टैंप कर दिया गया, जिसका प्रैक्टिकली मतलब था प्रीमियम रेशंस और लाइफ भर के लिए प्राइवेट रूम। फिर उन्होंने मेरा नाम पुकारा। मैं आगे बढ़ा। काइटो। रूम 1 सेकंड के लिए शांत हो गया। मेरा फेस ऐसा था कि लोग उसे देखकर रुक जाते थे, हालांकि यह कभी किसी काम नहीं आया था। हेड ऑफिसर का चेहरा ऐसा था जैसे अपोक्लिप्स शुरू होने के बाद से वह लेमन्स चबा रहा हो। उसने उस ज़ॉम्बी की तरफ इशारा किया जो एक पोस्ट से चेंड था और मुझे डेमोन्स्ट्रेट करने को कहा। मैं उसके पास गया। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने अपनी पाल्म उसकी फॉरहेड पर फ्लैट रख दी। मेरी राइट पाल्म का स्कार ब्लू लाइट से चमक उठा। ज़ॉम्बी की क्लाउडी आईज साफ हो गईं। उसने ब्लिंक किया। उसने चारों तरफ देखा। उसने एक औरत का नाम विस्पर किया जैसे वह किसी इंपॉर्टेंट चीज को याद करने की कोशिश कर रहा हो। 60 सेकंड्स बाद लाइट फेड हो गई। उसकी आईज फिर क्लाउडी हो गईं और वह वापस अपनी चेन्स खींचने लगा। हेड ऑफिसर क्लिपबोर्ड को घूरता रहा। उसका मतलब क्या था? फिजिकल टच के जरिए उसकी ह्यूमैनिटी टेम्परेरीली रिस्टोर हो गई थी। कितनी देर के लिए? 60 सेकंड्स। कॉम्बैट में? नहीं। रूम फिर पूरी तरह साइलेंट हो गया। उसने अपना स्टैंप उठाया, मेरे फाइल पर जोर से मारा और सिर्फ एक वर्ड कहा, ई टियर। बैक रो में किसी ने विस्पर किया कि यह अब तक देखी गई सबसे यूजलेस एबिलिटी थी। उनके पर्सपेक्टिव से वे गलत नहीं थे। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज ज़ॉम्बी किल्स से मेजर होती थी, एक ऐसा आदमी जो एक ज़ॉम्बी को 1 मिनट के लिए सैड कर सकता था, सिर्फ डेड वेट था। मिलिट्री की पॉलिसी थी कि जो ई टियर 7 डेज के अंदर अपनी वैल्यू प्रूव नहीं कर सकते, उन्हें एग्जाइल कर दिया जाता था। मुझे 7 डेज भी नहीं मिले। अपेरेंटली ज़ॉम्बी की 1 मिनट की सैडनेस 1 वीक की रैशंस के लायक नहीं थी। ट्रांसपोर्ट 2 आवर्स बाद निकल गया। ट्रक ग्रे वेस्टलैंड से होकर 60 मिनट्स तक चलता रहा, फिर एक क्रैक्ड हाईवे ओवरपास पर रुक गया। गार्ड ने टेल गेट खोला, उस एम्प्टी रोड की तरफ पॉइंट किया जो दूर तक कुछ भी नहीं होने की तरफ फैल रही थी, और मुझे बाहर निकलने को कहा। कोई सप्लाईज नहीं, कोई वेपन नहीं, कोई वाटर नहीं, सिर्फ मेरे शरीर पर मौजूद क्लोथ्स और एक ऐसा स्कार जो बिना किसी यूजफुल रीजन के ब्लू ग्लो कर रहा था। मैं बिना कुछ कहे ट्रक से नीचे उतर गया। मैं ब्रोकन एसफॉल्ट पर उतरा, अपने हैंड्स पॉकेट्स में डाले और ट्रक को एक वाइड यू टर्न लेते हुए वॉल्स की तरफ वापस जाते और फिर गायब होते देखा। विंड में ऐश की स्मेल थी जिसके नीचे कुछ फेंटली स्वीट था। स्वीट हिस्सा स्पोर्स थे। स्काई में हल्का पर्पल टिंट था जो डस्क के करीब डेड जोन में दिखाई देता था। मैं चल पड़ा। नाइटफॉल तक मैंने 8 किलोमीटर कवर कर लिए, लेकिन फूड, वाटर या शेल्टर में से कुछ भी नहीं मिला। अगला मूव करने के मेरे ऑप्शंस थे स्टार्व होना, डिहाइड्रेट होना या खा लिया जाना। मैं एक व्रेक्ड शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में डंपस्टर के पीछे डक करके बैठ गया और सोचने लगा कि इनमें से कौन सा पहले होगा। तभी मैंने लगभग 10 मिनट दूर एक बस्टेड डोरवे से ग्रोन सुना। वह एक लेग घसीटते हुए बाहर आया, स्लो, शफलिंग और हंगर ड्रिवन। उसने मुझे देखा और मुड़ गया। मेरे पास कोई वेपन नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई प्लान नहीं था। जब वह इतना पास आ गया कि मुझे ग्रैब कर सके, मैंने इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ आगे फेंक दिया। मेरी पाल्म उसके फेस से टकराई। स्कार ब्लू लाइट से चमक उठा। ज़ॉम्बी वहीं रुक गया। उसकी आईज क्लियर हो गईं। उसने मुझे देखा, फिर अपने ही हैंड्स की तरफ देखा। वह एक ओल्डर मैन था, शायद 50 का, ग्रे हेयर और एक फटी हुई बस ड्राइवर्स यूनिफॉर्म पहने हुए, जिसकी चेस्ट पॉकेट पर अभी भी नेम टैग क्लिप्ड था। 60 सेकंड्स के लिए वह पूरी तरह ह्यूमन था। उस सिटी में खड़ा था जहां वह कभी एक रूट ड्राइव करता था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं पता था। लाइट फेड हो गई। उसकी आईज क्लाउडेड हो गईं। वह डार्क स्ट्रीट से नीचे शफल करता हुआ चला गया, जैसे पिछली मिनट कभी हुई ही नहीं थी। मैं बहुत देर तक जमीन पर बैठा रहा। फिर मेरी विजन के सामने एक ब्लू ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पॉपअप हुआ। हार्ट बीट सिस्टम एक्टिवेटेड। सब्जेक्ट ए के साथ अफेक्शन लेवल 1 अनलॉक्ड। रिवॉर्ड
2 कैन्स ऑफ राइस, 1 बॉटल ऑफ वाटर, 1 लीटर, 2 कैन्स हवा में मटेरियलाइज हुए और सॉफ्ट क्लिंक के साथ एसफॉल्ट पर गिर गए। वाटर बॉटल उसके आधे सेकंड बाद हवा में आई। मैंने बॉटल उठाई, मैंने उसे अपने हाथों में पलट कर देखा, रियल। मैंने उसे टेस्ट किया, रियल। मैंने डार्क स्ट्रीट की तरफ वापस देखा। मैं कम से कम 3 और ज़ॉम्बीज की आवाज सुन सकता था, जो कुछ ब्लॉक्स दूर कहीं शफल कर रहे थे। मैंने अभी अभी एक ज़ॉम्बी को टच करने के बदले खाना हासिल किया था। डेड जोन में हजारों ज़ॉम्बीज थे। मैंने कैन खोली, मैंने एक ओवरटर्न डिलीवरी वैन के नीचे सोकर रात बिताई और सुबह मेरी बैक स्टिफ थी, जबकि स्काई पहले ही पेल वायलेट होने लगा था। कैन्स खाली थीं, बॉटल लगभग ड्राई थी। मैं सिटी के और अंदर जाने लगा, अगले ज़ॉम्बी को टच करने की तलाश में, क्योंकि अपेरेंटली अब यही मेरी लाइफ थी। तभी मुझे फ्लावर शॉप मिली। उसकी विंडो ब्लोन आउट थी, ग्लास साइड वॉक पर बिखरा हुआ था और मॉर्निंग लाइट में ऐसे पैटर्न्स बना रहा था जो चमक रहे थे। अंदर की शेल्व्स मोस्टली इंटैक्ट थीं। हाफ डेड बुकेज सूखे वाजेस में खड़े थे। रजिस्टर पर एक कॉफी कप रखा था, 3 महीने पुराना, जिसके चारों तरफ मोल्ड की रिंग बनी हुई थी। वह शॉप के पीछे वाटरिंग कैन पकड़े खड़ी थी। वह उसे इतनी देर से पकड़े हुए थी कि उसके आसपास सब कुछ स्टिल हो गया था। पेल ब्लू स्किन, फेंटली लुमिनस वायलेट आईज। उसके बालों में उन जगहों पर फंगल फ्लावर्स खिल रहे थे जहां कभी रियल फ्लावर्स हुआ करते थे, और इस तरह देखने पर भी वह सबसे प्रिटी ज़ॉम्बी थी जिसे मैंने कभी देखा था। मैं ब्रोकन विंडो से अंदर गया। वह मूव हुई, यूजुअल लंज नहीं। वह पीछे हट गई। उसने एक शेल्फ गिरा दी। उसने अपने टीथ बेयर करके मेरी तरफ हिस किया। उसकी आईज हंग्री नहीं थीं, वे स्केयर्ड थीं। उसने अपने बॉडी को शॉप के उस कॉर्नर और मेरे बीच रखा जहां क्लियरली वह सोती थी। अवेयर, मैं जहां था वहीं रुक गया। मैं फ्लोर पर बैठ गया, अपनी दूसरी कैन ऑफ राइस खोली और खाने लगा। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, मैंने उससे बात नहीं की। मैंने बस उतनी ही जगह घेर कर बैठा जैसे कोई व्यक्ति किसी कॉफी शॉप में आफ्टरनून में काम करने के लिए बैठता है। वह रूम के दूसरी तरफ से मुझे देखती रही। उसका शोल्डर बैक वॉल से फ्लैट प्रेस्ड था। मैंने राइस खत्म किया। मैंने एम्प्टी कैन नीचे रखी। मैं चला गया। अगले दिन मैं वापस आया, सेम थिंग। फ्लोर पर बैठा, खाया और उसकी तरफ देखे बिना एक बात कही, स्काई यूजुअल से ज्यादा पर्पल है, पर बैठी थी। डे 5 पर उसने वह फूड उठाया जो मैंने हमारे बीच छोड़ा था और उसे बिना खाए अपने हाथों में पकड़े रखा। डे 6 पर वह ठीक मेरे पास बैठी थी, इतनी क्लोज कि मैं उसकी स्किन से आती कोल्डनेस फील कर सकता था। उस मॉर्निंग मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उससे रिवॉर्ड्स फार्म करने वापस नहीं आ रहा था। सिस्टम हर बार जब मैं फूड ड्रॉप करके चला जाता था, हाफ अफेक्शन टोकन के साथ पिंग करता था, लेकिन मैंने नोटिफिकेशंस चेक करना बंद कर दिया था। मैं वापस इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वह ओके है या नहीं। वह मुझे अपने करीब आने दे रही थी, इसलिए नहीं कि उसकी इंस्टिंक्ट्स टूट रही थीं। वह खुद चूज कर रही थी। डे 7 पर एक बेस लाइन उसके पीछे से ब्रोकन विंडो के अंदर आया। उसके शोल्डर्स टाइट हो गए। मैं खड़ा हो गया। मैं डोर तक गया। मैंने अपनी पाल्म बेस लाइन की चेस्ट में जोर से दबा दी। 60 सेकंड रेस्टोरेशन, ब्लू लाइट। ज़ॉम्बी अपने हैंड्स का इस्तेमाल कैसे करना है यह याद करने की कोशिश के बीच ही भटकता हुआ दूर चला गया। सिस्टम ने लेवल 1 रिवॉर्ड के साथ पिंग किया। मैंने चेक तक नहीं किया। मैं वापस फ्लोर पर बैठ गया। वह मुझे घूरती रही। उस रात जब मैं जाने के लिए उठा, वह मेरे पीछे डोर तक आई। सिस्टम पिंग हुआ। यूकी, अफेक्शन लेवल 2 अनलॉक्ड। रिवॉर्ड, स्लीपिंग बैग, फर्स्ट एड किट, कुकिंग सप्लाइज, बेसिक सप्लाइज। साइडवॉक पर मेरे पास थंप करते हुए गिर गए। मैं स्लीपिंग बैग हाथों में लिए वहीं खड़ा रहा और डोरवे में खड़ी उस ज़ॉम्बी गर्ल को देखता रहा जिसे अभी अभी सिस्टम ने एक नाम दिया था। यूकी, मैंने कहा। उसने अपना हेड टिल्ट किया। मैं बाहर गया, शॉप की वॉल के अगेंस्ट कैंप लगाया और पहली बार 7 डेज में किसी रेक्ट व्हीकल के अलावा किसी और चीज के नीचे सोया। अगली मॉर्निंग मैंने अपनी आईज खोली और यूकी को विंडो में खड़ा पाया जो मुझे घूर रही थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर गई, उसने अपना हेड इतनी तेजी से दूसरी तरफ घुमा लिया जैसे वह 3 आवर्स से मुझे सोते हुए देख ही नहीं रही थी। मैं उठा, मैंने स्ट्रेच किया। मैंने वे कुकिंग सप्लाईज निकाली जो सिस्टम ने ड्रॉप की थीं। एक स्मॉल पोर्टेबल बर्नर, एक स्टील कप और 2 सीजनिंग सैशेज, और क्रैक्ड साइडवॉक पर एक छोटी फायर सेट कर दी। वह पूरा सीन विंडो फ्रेम के अंदर से देखती रही और हर बार जब मैंने कुछ नया किया तो अपना हेड टिल्ट करती, बिल्कुल उस कैट की तरह जिसने पहले कभी कैन ओपनर नहीं देखा हो। अगले 10 डेज में हम एक ऐसी रूटीन में आ गए जो बाहर से देखने पर इंसेन लगती, लेकिन अगर आप उसके अंदर होते तो उसका सेंस बनता। हर मॉर्निंग मैं शॉप के सामने राइस कुक करता और वह मुझे देखती रहती। हर सुबह मैं अंदर आता, फ्लोर पर बैठता और बातें करता, किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में नहीं। वेदर, 3 ब्लॉक्स ईस्ट में बनी एक अजीब दिखने वाली बिल्डिंग, या फिर सिस्टम के क्लीन वाटर से राइस का टेस्ट उस रेन वाटर की तुलना में थोड़ा बेटर कैसे था
जिसे मैं रूफटॉप बैरल्स से उबालकर पीने लायक बनाता था। वह कभी जवाब नहीं देती थी, लेकिन सुन रही थी। डे 9 पर वह पहली बार खुद बैठी। डे 10 पर उसने फ्लोर पर गिरा हुआ एक फ्लावर उठाया और उसे वापस शेल्फ पर रख दिया। डे 11 पर मैंने उसे क्रॉस लेगेड उसी पोजीशन में बैठे देखा जैसी मेरी थी, और उसका हाथ अपने घुटने पर उसी तरह रखा हुआ था जैसे मैं रखता था जब वह शॉप में रहती थी। मैं आसपास के ब्लॉक्स में काम करता था। सिस्टम हर अफेक्शन लेवल 1 कॉन्टैक्ट के बदले एक बेसिक सप्लाई ड्रॉप देता था, आमतौर पर एक मील जितना कैंड फूड और आधा लीटर वाटर, कभी कभी बैंडेज रोल और कभी कभार फ्लैशलाइट जैसी कोई ज्यादा यूजफुल चीज। मेरा प्रोसेस सिंपल था, पास जाओ, टच करो, 60 सेकंड्स वेट करो, रिवॉर्ड कलेक्ट करो, आगे बढ़ो। ये 60 सेकंड विंडोज ब्रूटल थीं। एक मिडिल एज्ड वुमन नर्स की यूनिफॉर्म में जब वापस आई तो उसने मेरी रिस्ट पकड़ ली, मेरी आंखों में सीधे देखा और कहा, मेरे बेटे से कहना कि मुझे सॉरी है। लाइट फेड होने से पहले मैंने उसकी यूनिफॉर्म की पॉकेट से फटे हुए पेज पर उसके बेटे का नाम लिख लिया। सेफ जोन में किसी से कांटेक्ट करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था। स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक टीनेज किड की आंखें साफ होते ही वह रोने लगा और बार बार कहता रहा, मैं वापस नहीं जाना चाहता, जब तक टाइमर खत्म नहीं हुआ और वह फिर साइलेंट नहीं हो गया। एक स्टेन्ड शेफ्स कोट पहने आदमी, मैंने एप्रन नोट कर लिया, तब मुझे नहीं पता था कि यह बाद में मैटर करेगा। वापस आकर पूछने लगा कि उसके रेस्टोरेंट का क्या हुआ। मैंने हर एक को लॉक किया। मैं फुल बैकपैक लेकर शॉप वापस आया। जब मैं लौटा, यूकी ने हवा को एक बार सूंघा, अपना पूरा शरीर वॉल की तरफ घुमा लिया और मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगी, जो तब काफी इंप्रेसिव था जब वह पहले से ही साइलेंट थी। मैंने हमारे बीच फूड रख दिया, उसने उसे इग्नोर कर दिया। मैंने अपनी जैकेट से एक छोटा पर्पल वाइल्ड फ्लावर निकाला। रास्ते में मैंने बिना ये सोचे उसे तोड़ लिया था कि क्यों, और उसे राइस के पास रख दिया। उसने फ्लावर को देखा, फिर मुझे देखा। उसने उसे फंगल वंस के पास अपने बालों में लगा लिया, वापस घूमी और मुझे ऐसी लुक दी जिसका मतलब था, माफ किया, लेकिन मैं तुम पर नजर रख रही हूँ। उसके बाद जब भी मैं वापस आता, उसके लिए एक फ्लावर लाता। वह हर फ्लावर को अपने बालों में अरेंज करती और मिरर के लिए टूटे हुए ग्लास के एक टुकड़े का इस्तेमाल करती। डे 14 तक मैंने स्लीपिंग बैग को शॉप के अंदर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि हर रात जब मैं बाहर सोता था, वह विंडो पर गार्ड खड़ी रहती थी। मुझे उसके लिए एक नोटपैड और पेंसिल मिल गई थी, ये सोचकर कि अगर वह इतनी कॉन्शियस थी कि जेलस हो सकती है, तो इतनी कॉन्शियस भी थी कि लिख सकती है। लेकिन वह 2 दिनों से पेंसिल पकड़े बिना कुछ लिखे बैठी थी, जैसे वह सही बात कहने का इंतजार कर रही हो। अब हम एक दूसरे के सामने नहीं, बल्कि साइड बाय साइड बैठते थे। उस रात मैं बात कर रहा था कि ब्लूम ने लाइट पोल्यूशन खत्म कर दिया है, इसलिए अब आसमान में हर स्टार दिखाई देता है। एक बार में मैंने जितना कभी नहीं बोला था, उससे सबसे ज्यादा बोल रहा था, और मैं यह ऐसी लड़की से कह रहा था जो जवाब नहीं दे सकती थी। तभी उसका हाथ फ्लोर पर मेरी तरफ सरका और उसकी कोल्ड फिंगर्स मेरी उंगलियों के चारों ओर लिपट गईं। मैंने बिना हेजिटेशन अपना हाथ उसके हाथ के चारों ओर बंद कर दिया। मेरी पाम पर बना स्कार चमक उठा। ब्लू लाइट उसके पूरे बॉडी में रिपल की तरह फैल गई। उसकी वायलेट आईज साफ ब्राउन हो गईं। वह मुझे देख रही थी, पहली बार पूरी तरह ह्यूमन होकर। उसने अपना माउथ खोला, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। उसने मेरा हाथ और जोर से दबाया। उसने नोटपैड उठाया। उसने 3 शेकी वर्ड्स लिखे, आई कैन हियर यू। सिस्टम ने लेवल 3 पिंग किया। मैं उसे देख ही नहीं रहा था। हम 12 मिनट्स तक ऐसे ही बैठे रहे, उस पॉइंट तक मेरे द्वारा की गई सबसे लंबी रेस्टोरेशन। जब उसकी आंखों पर फिर क्लाउडिंग शुरू हुई, तो पेंसिल उसकी फिंगर से फिसलने से पहले उसने एक और बात लिखी, कम बैक टुमारो। मैं जाने वाला ही नहीं था। अगली सुबह मैं काम पर लग गया। मैंने सड़क के उस पार रेक्ट ऑनिंग को तोड़ा और उसके स्टील पोल्स खींचकर फ्लावर शॉप तक ले आया। मैंने आउटर वॉल के अगेंस्ट एक रीइंफोर्स्ड टार्प एंकर किया और उसे अपने स्लीपिंग क्वार्टर्स की तरह इस्तेमाल किया। मैंने 2 स्ट्रीट्स ऊपर एक हाफ फ्लडेड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से एक छोटा जनरेटर स्कैवेंज किया, एक होंडा EU 2200i जो अभी भी मोस्टली इंटैक्ट था, और एक ऐसी गैस स्टेशन से फ्यूल लाइन लगाई जो जली नहीं थी। मैंने ब्रोकन विंडो के थ्रू एक वायर चलाया ताकि शॉप के अंदर एक सिंगल वार्म बल्ब जलता रहे। जब मैं खत्म करके एग्जॉस्टेड होकर कर्ब पर बैठा, यूकी ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वह शॉप से बाहर अपने आप चल कर आई। वह मेरे पास खड़ी हुई और उस कैंप को देखने लगी जो मैंने बनाया था। फिर उसने मुझे देखा। उसने नीचे झुककर मेरे कान के पीछे एक फ्लावर लगा दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं उसके लिए करता था। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा। उसने अपने हाथ से अपना माउथ ढक लिया और साइलेंट लाफ किया। उसके शोल्डर्स शेक कर रहे थे। उसकी आंखें सिकुड़ रही थीं। ब्लूम के बाद से उसने जो सबसे ह्यूमन काम किया था। फिर मैंने अपना बैग उठाया और दिन के रन के लिए बाहर निकल गया, क्योंकि सप्लाईज अपने आप फार्म नहीं होते थे, और यूकी डोरवे से मुझे जाते हुए ऐसे देख रही थी जैसे वह पहले से ही मिनट्स काउंट कर रही हो। अब मेरी एक रिदम बन चुकी थी। लगभग 15 बेसलाइन रेस्टोरेशंस रोज, एवरेज यील्ड में 3 से 4 मील्स जितनी सप्लाईज, और कभी कभी कोई गियर ड्रॉप भी। सिस्टम क्लियरली रिवॉर्ड्स को इस बात के हिसाब से वेट कर रहा था कि 60 सेकंड्स के दौरान
कितना इमोशनल एंगेजमेंट हुआ। जो लोग रोते थे वे मुझे जोन्ड आउट लोगों से बेहतर रिवॉर्ड देते थे और मैं इस बात के बारे में ज्यादा गहराई से सोचने से बचता था। एक टॉर्न ड्रेस पहनी वुमन ने अपने 60 सेकंड्स के दौरान मेरा आर्म पकड़ लिया और मुझे एक एड्रेस बताने लगी। उसकी डॉटर 6 years old, लास्ट नोन लोकेशन प्लीज। टाइमर खत्म होने से पहले वह स्ट्रीट नेम का आधा हिस्सा ही बोल पाई और उसका हाथ ढीला पड़ गया। जैनिटर्स यूनिफॉर्म पहने एक ओल्ड मैन ने अपने 60 सेकंड्स के दौरान स्काई की तरफ देखा और कहा, ओ इट्स स्टिल गोइंग, जैसे वह अभी अभी नैप से उठा हो। फिर पूछा कि क्या उसकी वाइफ बच गई थी। मुझे नहीं पता था। उसने नॉड किया और कहा, शी इज टफ, शी प्रोबेबली डेड। सेंटेंस के बीच में ही उसकी आंखों से लाइट चली गई। लगभग 15 साल का दिखने वाला एक बॉय वापस आया और तुरंत किसी ऐसे इंसान से अपोलोजाइज करने लगा जो वहां था ही नहीं। बार बार कहता रहा, आई एम सॉरी आई डिडंट कम होम, जब तक टाइमर खत्म नहीं हो गया। मैं लोगों को ऐसी दुनिया में 60 सेकंड्स के लिए ह्यूमन बनाकर सप्लाईज पा रहा था जिसने उनसे उनकी ह्यूमैनिटी छीन ली थी। सिस्टम ने इसे खांसते हुए सक्सेसफुल इंटरैक्शन काउंट किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या काउंट करता था। मैं बैग फुल लेकर शॉप वापस आया। मेरे बैठने से पहले ही यूकी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ब्लू लाइट एक्टिवेट हुई। उसकी आइज क्लियर हो गईं। उसने नोटपैड झपटा और अग्रेसिव एनर्जी के साथ लिखा, फिर उसे मेरे सामने उठा दिया। आज तुमने कितनों को टच किया? लगभग 15। उनमें कितनी गर्ल्स थीं? मैंने सोचा 8 या 9। वह 5 लंबे सेकंड्स तक मुझे घूरती रही। फिर उसने लिखा टू मैनी और उसे 2 बार अंडरलाइन किया। अगले दिन रन के दौरान टोन वेट्रेस यूनिफॉर्म पहनी एक फीमेल ज़ॉम्बी रोते हुए वापस आई और दोनों हैंड्स से मेरी स्लीव पकड़ ली। ऐसे पकड़े रही जैसे पूरी दुनिया में मैं ही एकमात्र रियल चीज था, जो उसकी पर्सपेक्टिव से सच भी था। यूकी एक कॉर्नर के पीछे से देख रही थी। उसके एक्सप्रेशन को देखकर मिल्क भी कर्डल हो जाए। टाइमर खत्म होते ही और उस वुमन के हाथ छोड़ते ही यूकी मेरे पास आई। ठीक उसी जगह मेरी स्लीव पकड़ ली जहां दूसरी गर्ल ने पकड़ी थी और अपना नोटपैड मेरे फेस के सामने कर दिया। शी कैन फाइंड हर ओन ह्यूमन, मैंने पढ़ा। मैंने यूकी को देखा। मैंने अपने बैग से एक फ्लावर निकाला और उसके कान के पीछे लगा दिया। उसकी ग्लेयर 2 सेकंड्स तक बनी रही, फिर टूट गई। वह मुड़ गई ताकि मैं उसका फेस न देख सकूं। पूरे रास्ते वापस आते समय उसने मेरी स्लीव नहीं छोड़ी। उस शाम हम 30 मिनट्स तक साथ बैठे, जो अब तक की हमारी लॉन्गेस्ट रेस्टोरेशन थी, और उसने पूरे 3 पेजेस भर दिए। ज्यादातर बातें छोटी थीं। मुझे लगता है मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। जनरेटर की आवाज परिंग करती हुई कैट जैसी है। तुम्हारे अंदर बाहर की स्मेल आती है जो मुझे पसंद नहीं है। फिर वह शांत हो गई और धीरे धीरे लिखने लगी। मुझे अपना नाम याद नहीं है। तुम मुझे यूकी बुलाते हो। क्या मैं पहले भी यही थी? मैंने उसे बताया कि मुझे नहीं पता। सिस्टम ने यूकी को तब टैग किया था जब मैंने उसके साथ बॉन्डिंग शुरू की थी। मेरे पास बस इतना ही था। उसने इसके बारे में सोचा, पेंसिल को पैड पर टैप करते हुए। फिर उसने लिखा, आई लाइक इट, ये स्नो जैसा लगता है। स्नो क्लीन होती है। रेस्टोरेशन फेड होने से पहले उसने एक और लाइन लिखी। मुझे याद नहीं कि मैं कौन थी, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। मैं फ्लावर शॉप की वह लड़की हूँ जो तुम्हारे वापस आने का इंतजार करती है। उसका हाथ मेरे हाथ में ढीला पड़ गया। मैंने उसकी फिंगर्स से पेंसिल निकाल ली। मैंने नोटपैड उसकी लैप में रख दिया ताकि वह कल के लिए रेडी रहे। मैं लंबे समय तक अंधेरे में उसके पास बैठा रहा। डे 20 पर मैं ग्रोनिंग की आवाज से जागा। वह एक ज़ॉम्बी के शफल करने वाली आवाज नहीं थी, बल्कि वह डीप, लेयर्ड, दर्जनों के साथ एक साथ मूव करने वाली आवाज थी। एक हॉर्ड। मैं उठा और ब्रोकन विंडो से बाहर देखा। कम से कम 30 बेस लाइन्स कमर्शियल स्ट्रीट से शॉप की तरफ एक लूज पैक में आ रहे थे, कार्स, वॉल्स और एक दूसरे से टकराते हुए। यूकी पहले से ही मेरे पीछे खड़ी थी, अपनी अवेयर स्टेट में पूरी तरह अलर्ट। मेरी स्लीव पकड़कर मुझे शॉप के पीछे की तरफ खींच रही थी। शॉप का बैक कोई प्लान नहीं था। हॉर्ड पहले ही बहुत करीब आ चुका था और फ्रंट वॉल एक जायंट ब्रोकन विंडो थी। मैं बाहर चला गया। मैंने सबसे पहले पहुंचने वाले को टच किया, पाल्म उसके फेस पर रखा। ब्लू लाइट आई। 60 सेकंड्स। वह फ्रीज हो गया और उसके पीछे वाले 2 उसके रुके हुए बॉडी के आसपास स्टंबल करने लगे। मैंने दूसरे को टच किया, फिर दूसरे को। हर एक लाइट लगते ही मिड स्टेप फ्रीज हो रहा था और मेरे और बाकी हॉर्ड के बीच कंफ्यूज्ड, ब्लिंकिंग, टेम्परेरीली ह्यूमन लोगों की एक वॉल बनती जा रही थी। सिस्टम रिवॉर्ड्स इतनी तेजी से पिंग कर रहा था कि नोटिफिकेशंस एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो रही थीं। मैं उन्हें पढ़ नहीं रहा था। ये 2 मिनट्स तक काम करता रहा। फिर 3 बेसलाइंस शॉप के साइड से उस डायरेक्शन में आ गए जिसे मैंने कवर नहीं किया था। उनमें से एक ने मेरे टर्न करने से पहले मेरी बैक पर स्वाइप किया। क्लॉ मेरी जैकेट को चीरता हुआ मेरी शोल्डर ब्लेड से लोअर रिब्स तक एक गहरा गैश खोल गया। मैं एक नी पर गिर गया। पेन तुरंत और बहुत स्पेसिफिक था। मुझे महसूस हो रहा था कि ब्लड शर्ट से होकर बह रहा है और मेरी बेल्ट पर जमा हो रहा है। ज़ॉम्बी ने दूसरी हिट के लिए अपना हाथ उठाया। तभी वह साइडवेज स्टैगर हुआ क्योंकि यूकी वहां थी, मेरे सामने, आर्म्स आउट, टीथ बेयर्ड,
तीनों पर हिस कर रही थी। उसका बॉडी उनके और मेरे बीच था। वे कंफ्यूज्ड होकर रुक गए। बेसलाइन टारगेट्स को पढ़ने के लिए जो भी फेरोमोन्स इस्तेमाल करता था वह उसे सही तरह रीड नहीं कर रहा था। इतना समय काफी था। बाकी हॉर्ड ने इंटरेस्ट खो दिया और अगले 90 सेकंड्स में अलग अलग डायरेक्शंस में ड्रिफ्ट हो गया। आखिरी वन के साइट से बाहर होते ही यूकी मेरे पास नीज पर गिर गई। उसके हैंड्स कांप रहे थे। उसने मेरी बैक पर ब्लड देखा। उसने एक छोटी ब्रोकन साउंड निकाली जो किसी वर्ड के सबसे करीब थी जो वह कर सकती थी। फिर मेरा आर्म पकड़ा, मुझे ऊपर खींचा, शॉप के अंदर घसीट कर ले गई, मुझे वॉल से टिका कर बैठाया और अपने ही शर्ट के बॉटम से स्ट्रिप्स फाड़कर वूंड पर दबाने लगी। उसकी फिंगर्स मेरी स्किन पर कोल्ड थीं और वह फास्ट और फ्रैंटिक काम कर रही थी। क्लमजी डेस्परेट हैंड से स्ट्रिप्स को मेरे टॉर्सो के चारों ओर कसकर बांध रही थी। वह रो रही थी बिना आवाज के। वह साउंड नहीं निकाल सकती थी, लेकिन टीयर्स उसके पेल ब्लू चीक्स से बह रहे थे और जॉ से टपक रहे थे और वह उन्हें अपनी रिस्ट के पीछे से पोंछकर फिर तुरंत बैंडेजिंग करने लगती थी, जैसे अगर वह मूव करना बंद कर देगी तो पूरी तरह टूट जाएगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। ब्लू लाइट पल्स हुई। उसकी आईज इंस्टेंटली क्लियर हो गईं, दोनों ब्राउन। वह मुझे पूरी अवेयरनेस के साथ देख रही थी, जबकि टीयर्स अभी भी उसके अब वार्म हो चुके चीक्स से बह रहे थे। उसने अपना माउथ खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फ्रस्ट्रेशन, फियर और रिलीफ के साथ मिक्स हुई और वह बस टूट गई। उसने मेरे चारों ओर आर्म्स लपेट दिए, वुंड का ध्यान रखते हुए अपना फेस मेरी नेक में छिपा लिया और अपने पूरे बॉडी को कांप आते हुए मुझे पकड़े रही। मैं आधे सेकंड के लिए हेजिटेट हुआ, फिर मैंने भी उसे वापस पकड़ लिया। अब वह वार्म थी। मैं अपने शोल्डर पर उसकी साइलेंट क्राइंग महसूस कर सकता था। मेरा ब्लड मेकशिफ्ट बैंडेजेस से होकर बह रहा था। शॉप में सिर्फ मेरी ब्रीथिंग और उसकी उन छोटी हिच्ड रैगेड ब्रेथ्स की आवाज थी जिन्हें वह रोकने की कोशिश कर रही थी। हम लंबे समय तक ऐसे ही रहे। सिस्टम ने पिंग किया, यूकी, अफेक्शन लेवल 4 अनलॉक्ड, रिवॉर्ड, शेल्टर मॉड्यूल, मोटरसाइकिल, रेयर एंटी फंगल मेडिसिन। शॉप से 20 मीटर दूर ब्लू शिमर में एक प्रीफैब शेल्टर मॉड्यूल मटेरियलाइज हुआ। उसके पास एक मोटरसाइकिल दिखाई दी, यामाहा XT250 ड्यूअल स्पोर्ट, फुल टैंक के साथ। मेडिसिन का एक केस बाइक के पास गिरा, जिसकी मुझे डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली थी। हम दोनों में से किसी ने रिवॉर्ड्स की तरफ नहीं देखा। अभी भी किसी ने दूसरे को छोड़ा नहीं था। जब रेस्टोरेशन टाइमर आखिरकार लगभग 40 मिनट्स पर खत्म हुआ, जो अब तक का लॉन्गेस्ट था, उसकी आईज फिर क्लाउडेड हो गईं और उसकी ग्रिप धीरे धीरे लूज हुई। उसने खुद को दूर नहीं किया। वह मेरी साइड से प्रेस्ड रही, फिर से कोल्ड, फिर से क्वाइट, क्लोज। मैं फ्लावर शॉप की वॉल से लगा बैठा था, ब्लीडिंग, और एक ज़ॉम्बी गर्ल को पकड़े हुए था, जो मेरे और हॉर्ड के बीच खुद को इसलिए फेंक चुकी थी क्योंकि वह मुझे हर्ट होते देखने से बेहतर खुद को टॉर्न अपार्ट होते देखना पसंद करती थी। मैं एक वीक से खुद से झूठ बोल रहा था। मैं फॉलिंग से बहुत आगे निकल चुका था। सड़क से एक आवाज आई, हे, क्या अंदर कोई अलाइव है? क्योंकि मैं 3 डेज से चल रहा हूँ। मैं अभी पास आउट होने वाला हूँ और अगर तुम ज़ॉम्बी हो तो मैं सीरियसली डिसअपॉइंटेड होने वाला हूँ। आवाज लाउड, रास्पी और पूरी तरह ह्यूमन थी। मैंने अपना सिर घुमाया। एक गाय सड़क के बीच खड़ा था, मिड-20s, मेसी ब्राउन हेयर, क्रैक्ड ऑरेंज गॉगल्स उसके फॉरहेड पर ऊपर पुश्ड थे, बॉडी से ब्रॉलर जैसा बिल्ट और अपने पैरों पर स्वेइंग कर रहा था। उसने ब्रोकन विंडो की तरफ स्क्विंट किया, सीन को देखा। मैं वॉल से लगा ब्लीडिंग था। यूकी मेरी आर्म के नीचे प्रेस थी। मोटरसाइकिल और शेल्टर मॉड्यूल बाहर मैचिंग शिमर्स में खड़े थे और उसके फेस पर 2 सेकंड्स में 5 अलग इमोशंस आए। ब्रो, तुम डेड जोन के बीच फ्लावर शॉप में बैठे हो। सबसे प्रिटी ज़ॉम्बी जिसे मैंने कभी देखा है, वह गर्लफ्रेंड की तरह तुमसे कडल कर रही है और तुम्हारे पास बाहर मोटरसाइकिल और पूरा शेल्टर पड़ा है। इनमें से कुछ भी फेयर कैसे है? मैंने उसे देखा, फिर यूकी को देखा, फिर वापस उसे देखा। अंदर राइस है। वह अंदर आया, फ्लोर पर हम दोनों के सामने बैठ गया, बिना सांस लेने के लिए रुके राइस के 3 कैंस खा गया और फिर फेस डाउन होकर फ्लोरबोर्ड्स पर बेहोश हो गया। यूकी ने मेरे साइड से पूरी घटना देखी और नोटपैड को अपनी नी पर खींच लिया, एक हाथ से लिखते हुए क्योंकि उसने मेरी स्लीव छोड़ी ही नहीं थी। आई डोंट लाइक हिम, मैंने पढ़ा। एग्जाइल के बाद पहली बार मैं मुस्कुराया। उसका नाम टेत्सु किनोशिता था, बी टियर कैरियर। उसकी एबिलिटी का नाम थर्मल साइट था। वह वॉल्स के पार 200 LM तक हीट सिग्नेचर्स देख सकता था। मुझसे 3 वीक्स पहले उसे उसी सेफ जोन से एग्जाइल किया गया था क्योंकि उसने एक कमांडिंग ऑफिसर को पंच कर दिया था जो सिविलियंस से एंटीबायोटिक्स छिपा कर रख रहा था। तब से वह अकेला डेड जोन में मूव कर रहा था। वह मेरी सिचुएशन में वैसे फिट हुआ जैसे फिश बोल में ब्रिक फिट होती है, लाउडली, मेसिली और पर्सनल स्पेस की जीरो अवेयरनेस के साथ। दूसरे मॉर्निंग तक उसने यूकी को निकनेम भी दे दिया था, स्नो प्रिंसेस। जब भी वह यह कहता, वह उसकी तरफ पीठ कर लेती, लेकिन वह यूजफुल था। थर्मल साइट की मदद से वह वॉल्स के पीछे बेस लाइन्स को हमें देखने से पहले स्पॉट कर सकता था, जिसका मतलब था कि अब ब्लाइंड एंगल्स से कोई हॉर्ड एम्बुश नहीं होगा। उसने बिना पूछे नाइट वॉच ले लिया। दूसरे मॉर्निंग उसने मुझे विस्पर करके जगाया, 12 of them मूविंग ईस्ट, they'll pass us in 11 minutes, go back to sleep।
और फिर अपनी पोस्ट पर वापस चला गया। अगले 3 डेज मैंने लेवल 4 रिवॉर्ड से मिले एंटी फंगल का इस्तेमाल करके हीलिंग की, जो नॉन फंगल वुंड्स के लिए रिजेनरेटिव की तरह भी काम करता था। अपेरेंटली एक बोनस था, और उन 3 डेज के दौरान यूकी के साथ हैंड होल्डिंग सेशंस लंबे होते गए। 40 मिनट्स, फिर 50, फिर पूरा 1 आवर, जिसमें वह मेरे पास बैठी फुली रिस्टोर्ड रहती, अपने नोट पैड पर लिखती और मेरे शोल्डर से लीन होकर बैठती, जबकि टेट्सू रूम के दूसरी तरफ से उसे देखने का नाटक न करने का नाटक करता रहता। अब वह नोट पैड ज्यादा तेजी से भर रही थी। वह उन चीजों के बारे में लिखती थी जिन्हें वह लगभग याद कर पाती थी। कुछ बेकिंग होने की स्मेल, ब्लू कर्टन्स वाली एक विंडो, कोई वॉइस जो उसका नाम पुकार रही थी लेकिन जिसे वह ठीक से सुन नहीं पाती थी। वह उन चीजों के बारे में भी लिखती थी जिन्हें वह जानती थी। मेरी जैकेट से स्मोक और रेन की स्मेल आती थी। मेरे हैंड्स हमेशा वार्म रहते थे। जब मैं सोचता था तो अपने माउथ के लेफ्ट साइड को चू करता था। वह मुझे राइटिंग में मेमोराइज कर रही थी। उसे डर था कि रेस्टोरेशन फेड होने पर वह भूल जाएगी। डे 25 पर मॉर्निंग सेशन के दौरान उसने कुछ लिखा और लंबे समय तक नोट पैड को अपनी चेस्ट से लगाए रखा, फिर मुझे दिखाया। आई डोंट वॉन्ट टू फॉरगेट यू अगेन। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे देखा। वह अपनी क्लियर ब्राउन आईज से मेरे फेस को देख रही थी। मेरे एक्सप्रेशन से जो भी समझ आने वाला था उसका इंतजार कर रही थी। मैंने उसे वह देखने दिया। उसने अपना फ्री हैंड ऊपर उठाया और मेरे फेस को टच किया। वार्म फिंगर्स से मेरी जॉ की लाइन ट्रेस की और तभी टाइमर खत्म हो गया। उसका हाथ मेरे चीक पर कोल्ड हो गया और उसकी आईज क्लाउडेड हो गईं और वह फिर चली गई। उस रात मैं सो नहीं सका। मैं स्लीपिंग बैग में लेटा जनरेटर की हम सुन रहा था, जबकि टेट्सू कॉर्नर में स्नोर कर रहा था और यूकी अपनी ज़ॉम्बी स्टेट में विंडो के पास खड़ी अंधेरे को देख रही थी, जैसा वह हमेशा करती थी जब रेस्टोरेशन एक्टिव नहीं होता था। मैं मूनलाइट के अगेंस्ट उसकी सिलुएट देखता रहा, उसके बालों में फ्लावर्स, और जिस तरह वह अपना हेड थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्ट करती थी, जैसे वह किसी बहुत दूर की चीज को सुन रही हो। मैंने एक डिसीजन लिया। मैं उठा, उसके पास चला गया। उसने मुझे आते हुए देखा और उसका पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया। उसने ऊपर मेरे फेस की तरफ देखा। उसकी एक आई ब्राउन थी और दूसरी वायलेट, और इवन हाफ रिवर्टेड होने के बावजूद वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही एक ऐसी चीज था जो सेंस बनाती थी। सिस्टम मेरी विजन में फ्लैश हुआ। अफेक्शन लेवल 5 कंडीशंस मेट, म्यूचुअल बॉन्ड कंफर्म्ड, अवेटिंग चेक पॉइंट। मैं उसे पढ़ नहीं रहा था। वह अपने टोज पर उठी और मेरी तरफ लीन की। इवन हाफ रिवर्टेड, वह खुद ये चूज कर रही थी। वह मुझे चूज कर रही थी। मैं नीचे झुका और हमारे बीच की दूरी खत्म कर दी। जैसे ही हमारे लिप्स मिले, ब्लूम इन्फेक्शन उसके बॉडी से क्रैक होकर अलग हो गई। वह फेड नहीं हुई, वह शैटर हो गई। ब्लू लाइट की लाइंस उसके स्किन पर, उसके लिप्स से बाहर की तरफ फैल गईं, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास की शीट में क्रैक्स पड़ रहे हों। उसके बालों में लगे फंगल फ्लावर्स विल्ट होकर नीचे गिर गए। उसकी वायलेट आई वापस ब्राउन हो गई। उसकी स्किन का पेल ब्लू रंग लिविंग कलर में बदल गया, जब तक 1 सेकंड पहले जो ज़ॉम्बी वह थी उसका कुछ भी बाकी नहीं रहा। सिस्टम फायरवर्क्स शो की तरह एक्टिवेट हो गया। सोल बाउंड बॉन्ड एस्टैब्लिश्ड, यूकी परमानेंट रेस्टोरेशन कंप्लीट, मेजर रिवॉर्ड, हार्ट बीट हाउस अनलॉक्ड, सेफ जोन बैरियर एक्टिव, रेडियस 200 मीटर। एक डीप हार्ट बीट जैसी साउंड जमीन के अंदर पल्स हुई। शॉप से 50 मिनट दूर ब्लू लाइट की एक वेव के साथ जमीन से एक हाउस उठकर बाहर आया। 2 स्टोरीज, रीइंफोर्स्ड वॉल्स, रियल विंडोज, एक पोर्च, ब्रास नॉकर वाला फ्रंट डोर और चिमनी वाली स्लोप्ड रूफ। हाउस से एक शिमरिंग ब्लू डोम बाहर की तरफ एक्सपैंड हुआ। 200 में रेडियस पर सेटल हो गया और रेंज के अंदर मौजूद हर बेसलाइन ऐसे पीछे स्टंबल हुआ जैसे वे किसी इनविजिबल वॉल से टकरा गए हों। टेट्सू डेड स्लीप से उठकर बैठ गया। ब्रोकन विंडो के बाहर फोर्स फील्ड के अंदर एक पूरा हाउस देखा। कहा, व्हाट द हेल डिड आई मिस, और फिर वापस लेट गया क्योंकि उसका ब्रेन अभी इसके लिए रेडी नहीं था। मैं हाउस की तरफ नहीं देख रहा था, मैं यूकी को देख रहा था जो मेरे सामने खड़ी थी। उसकी दोनों आईज ब्राउन और वार्म थीं। उसकी फिंगर्स उसके अपने फेस को टच कर रही थीं, जैसे वह कंफर्म कर रही हो कि वह रियल है। उसने मेरी तरफ ऊपर देखा। उसकी वॉइस रफ और बेयरली ऑडिबल निकली, यू वेटेड फॉर मी। वह एक कदम आगे आई और अपना फॉरहेड मेरी चेस्ट से लगा दिया। मैंने अपने आर्म्स उसके चारों ओर लपेट ली और उसे पकड़े रहा। टेट्सू फ्लोर पर अपनी पूरी छिपी हुई सेंस ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन के साथ वापस सोने का नाटक करने लगा। 1 आवर बाद हम हार्टबीट हाउस के अंदर चले गए। यूकी हर रूम में जाकर हर चीज को टच कर रही थी, जैसे वह भूल गई हो कि होम कैसा फील होता है। जब उसे अपस्टेयर्स बेडरूम मिला, वह बेड पर बैठी और मुझे ऐसी एक्सप्रेशन से देखा जिससे साफ था कि यह डिस्कशन नहीं था। मैं उसके पास बैठ गया। वह मेरे शोल्डर से लीन हो गई। 5 मिनट्स के अंदर वह सो चुकी थी। एग्जाइल के बाद पहली बार मैं बिना ड्रीम किए सोया। अगले कुछ दिनों में हम तीनों हाउस में ऐसे सेटल हो गए जैसे यह हमेशा से हमारा था। टेत्सुओ ने सेकंड बेडरूम ले लिया, यूकी ने मेरा। मैं डेली रन्स के लिए फिर बाहर जाने लगा।
सिस्टम अफेक्शन लेवल 1 कॉन्टैक्ट्स के लिए बेसिक सप्लाईज ड्रॉप करता रहा, जो मेरी इनकम का बल्क था। मैं स्टॉक्स बिल्ड कर रहा था, वाटर, कैंड गुड्स, फ्लैशलाइट बैटरीज, बेसिक मेडिकल। फिर डे 28 पर मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने पूरी इक्वेशन बदल दी। मैं एक फीमेल ज़ोंबी पर 3 डेज से काम कर रहा था, वही वुमन शेफ्स कोर्ट में जिसे मैंने शॉप से अपनी पहली रन में टच किया था। मैंने उसे फिर उसी रेक्ट रेस्टोरेंट कोमात्सु डाइनर के पास ढूंढ लिया था। साइन अभी भी एले के ऊपर लटका हुआ था और मैंने डोर ओपन रखकर उसके सामने बूथ में 1 आवर बैठकर लेवल 2 फेमिलियरिटी बिल्ड कर ली थी। डे 28 पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं चलना शुरू हुआ। वह लगभग 10 सेंटीमीटर पीछे से मेरे साथ चलने लगी। वह मेरे पीछे पीछे पूरे रास्ते हार्टबीट हाउस तक आई। जब हम वहां पहुंचे, मैंने फ्रंट डोर खुला रखा और साइड में हट गया। वह थ्रेशहोल्ड के अंदर चली गई। जैसे ही उसके फीट अंदर पहुंचे, वह इंस्टेंटली फुली ह्यूमन हो गई। 60 सेकंड्स के बाद भी वह रीसेट नहीं हुई, वह ह्यूमन ही रही। वह मेरे एंट्रीवे के फ्लोर पर बैठकर रोने लगी। यूकी डाउनस्टेयर्स आई। स्टेन्ड शेफ्स कोट में रग पर रोती हुई वुमन को देखा, फिर मुझे ऐसी एक्सप्रेशन से देखा जिसका मतलब साफ था, एक्सप्लेन। एक सिस्टम नोटिफिकेशन क्वाइटली मेरी विजन में फ्लोट हुई। हाउस रेस्टोरेशन एक्टिव। सब्जेक्ट रिस्टोर्ड टू फुल ह्यूमन स्टेटस विद इन हार्टबीट हाउस बैरियर। रेस्टोरेशन परसिस्ट्स while subject remains inside the dome। मैंने उसे 2 बार पढ़ा। मुझे अभी अपोकलिप्स का सबसे ब्रोकन मैकेनिक समझ आया था। जिस भी ज़ॉम्बी को मैं फ्रंट डोर के अंदर ले जाता, वह तब तक ह्यूमन रहता जब तक वह अंदर रहता। कोई अफेक्शन लेवल नहीं, कोई टाइमर नहीं। हाउस खुद काम करता था। उस वुमन का नाम हनाको निशिमुरा था। ब्लूम से पहले वह कोमात्सु डाइनर की हेड शेफ थी। वह पूरे 15 मिनट्स लगातार रोती रही, जबकि यूकी उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़े रही और कुछ नहीं बोली, क्योंकि यूकी जानती थी कि डेड होने के बाद वापस आने का फील कैसा होता है, और वह जानती थी कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ मौजूद रहने से ज्यादा मदद कोई बात नहीं कर सकती। जब हनाको फिर से बोल पाई, उसने 3 क्वेश्चंस पूछे। वह कितने समय से ज़ॉम्बी थी? 3 मंथ्स। क्या उसका फैमिली अलाइव था? मुझे नहीं पता था। क्या वहाँ किचन था? था। जैसे ही उसने उसे देखा, वह अंदर चली गई। हर कैबिनेट खोला, गैस चेक की, सिंक में वाटर चलाया और कहा, आई कैन वर्क विद दिस। उसकी वॉइस अभी भी रोने की वजह से शेकी थी, लेकिन इतनी स्टेडी थी कि उसके अंदर छिपी प्रोफेशनल शेफ को पहचाना जा सके। उस रात हानाको ने ब्लूम के बाद हम में से किसी के लिए पहला रियल मील बनाया। सोय ग्लेज्ड राइस विथ रिकॉन्स्टिट्यूटेड स्कैलियंस, जो उसने समहाउ मेरी पैंट्री में ढूंढ लिए थे। एक सॉफ्ट सेट एग, जो मेरे उस स्टैश से था जिसे मैंने अभी तक अनपैक नहीं किया था। मीसो, एक पेस्ट सशे से बना हुआ जो 2 वीक्स से सप्लाई पाइल में पड़ा था। टेत्सु ने एक बाइट लिया और तुरंत उसकी आंखों में टीयर्स आ गए। आई एम नॉट क्राइंग, इट्स द अनियंस, देयर आर नो अनियंस, देन इट्स एलर्जीज, शट अप। यूकी ने धीरे धीरे खाया, हर बाइट का टेस्ट लिया और अपने नोटपैड पर लिखा, बेटर देन कैंड राइस। उसने उसे मेरे सामने उठाया। मैंने नोट किया। मेरी तरफ से ये स्टैंडिंग ओवेशन था। वह जानती थी। अगली सुबह हाउस की 2nd फ्लोर पर एक 3rd बेडरूम दिखाई दिया। उसमें एक किचन काउंटर और वॉल में बिल्ट इन स्पाइस रैक था। जब हनाको ने उसे देखा तो वह फिर रोने लगी, क्योंकि सिस्टम समहाउ एग्जैक्टली जानता था कि वह कौन थी। मैंने उसे रूल बताया। हाउस उसे ह्यूमन रखता था। बाहर कदम रखते ही वह वापस रिवर्ट हो जाती। उसे परमानेंट बनाने का एकमात्र तरीका था मेरे साथ सोल बाउंड तक पहुंचना। म्यूचुअल बॉन्ड, एक किस से सील्ड, सिस्टम रजिस्टर्ड। हनाको ने मेरी तरफ देखा, फिर यूकी की तरफ, जो मेरे शोल्डर से प्रोप्राइटरी काल्म के साथ लीन थी, जैसे वह पहले से यहाँ थी, फिर वापस मेरी तरफ देखा। सो क्योर इज फॉलिंग इन लव विद यू? टेत्सु अपने ब्रेकफास्ट पर चोक कर गया। यूकी ने हानाको को ऐसी लुक दी जिसका मतलब था यस, और अगर तुम सोच रहे हो तो मैं फर्स्ट थी। उसी आफ्टरनून मैंने एक और ज़ॉम्बी को पिकअप किया। अबैंडन्ड एलिमेंट्री स्कूल की स्टेप्स पर कार्डिगन और स्लैक्स पहने एक वुमन मोशनलेस बैठी थी। उसका नाम मिकी साकामोटो था। वह टीचर थी। वह मेरे फ्रंट डोर से अंदर आई, इंस्टेंटली ह्यूमन हो गई, लेकिन रोई नहीं। वह बस बहुत क्वाइट हो गई और काफी देर तक फ्लोर पर बैठकर वॉल को घूरती रही। फिर पूछा कि क्या हाउस में कोई चिल्ड्रन है? नहीं थे। उसने ओके कहा और बाकी दिन कुछ नहीं बोली। हनाको उसके लिए टी लाई। हनाको उसके पास ही रही। मिकी का रूम रात भर में दिखाई दिया, वॉल्स में बिल्ट इन बुक शेल्व्स और बेड के पास एक रीडिंग लैम्प के साथ। 2 न्यू रेजिडेंट्स, 2 न्यू रूम्स। हाउस ग्रो कर रहा था। उस इवनिंग हम किचन टेबल के चारों ओर बैठे थे, जबकि हनाको डिनर सर्व कर रही थी। टेत्सु माउथ फुल करके बात कर रहा था। मिकी पढ़ रही थी। यूकी मेरी साइड से प्रेस्ड थी और कुछ लिख रही थी। उसने उसे उठाकर दिखाया, आवर हाउस इज गेटिंग फुल। फिर उसने नीचे एक लाइन ऐड की, आई लाइक इट। अगली सुबह मैं सप्लाई रन पर 3 ब्लॉक्स ईस्ट था जब टेत्सु की वॉइस वॉकी टॉकी से आई, और पहली बार जब से मैं उससे मिला था वह स्केर्ड लग रही थी। गेट बैक नाउ, I'm reading a wave of heat signatures coming up from the south fast, and they're not baseline movement.
देयर स्प्रिंटिंग। मैं स्प्रिंट करके वापस आया। जब तक मैंने आखिरी बिल्डिंग क्लियर की, मैं उन्हें देख सकता था। कम से कम 100 इवॉल्व्ड 2 स्ट्रीट्स ओवर नियरेस्ट ब्लूम क्रेटर से बाहर निकल रहे थे। फास्ट और ट्विचिंग, उनके आधे बॉडीज फंगल ग्रोथ से कवर्ड थे। एक ऐसी काइंड जिसे मैंने अब तक सिर्फ डिस्टेंस से देखा था। ब्लूम सर्ज टेट्सू हाउस की रूफ पर शार्पन्ड रीबार का एक लंबा पीस लेकर खड़ा था, जो ब्रेव भी था और स्टूपिड भी। अंदर यूकी फ्रंट डोर पर मेटल बैट के साथ खड़ी थी, जिसे मैंने उसे स्विंग करना सिखाया था, और अपने हैंड से मुझे बता रही थी कि वह उन्हें हर डायरेक्शन से आते हुए फील कर सकती थी। बैरियर ने फर्स्ट वेव को रोक लिया। इवॉल्व्ड स्ट्रॉन्गर थे। 2 मिनट्स तक डोम पर लगातार पाउंडिंग होने के बाद एजेस पर फ्लिकर होने लगा। तभी शॉर्ट सिल्वर हेयर वाली एक गर्ल डोम वॉल के अंदर से आ गई, उसके थ्रू, जैसे बैरियर वहां था ही नहीं। वह मिड स्ट्राइड पेरीमीटर के अंदर लैंड हुई। उसने पेस नहीं तोड़ा। दूसरी तरफ डोम से फिर बाहर निकल गई, 3 इवॉल्व्ड के थ्रू फेज करते हुए बिना कांटेक्ट किए। रीमेटीरियलाइज होते ही एक को थ्रोट में किक मारी और 2 और को गिरा दिया, इससे पहले कि उनमें से किसी को समझ आता कि क्या हो रहा है। टेट्सू रूफ से देख रहा था। आई थिंक आई एम इन लव। फ्रंट डोर पर यूकी ने नोटपैड पर लिखा फोकस ऑन हर, और बिना ऊपर देखे उसे रूफ की तरफ उठा दिया। सिल्वर हेयर्ड गर्ल ने ट्वीस इवॉल्व्ड को उतने समय में फाइट कर लिया जितने में मुझे समझ आया कि वह कौन थी। फेज वॉक, 3 सेकंड्स की इंटेंजिबिलिटी, एक कूल डाउन के साथ जिसे मैं अपनी जगह से टाइम नहीं कर सकता था। 8 ईयर मिलिट्री फटीग्स पहनी हुई थी, लेकिन पैचेस टॉर्न ऑफ थे। वह हमें सेव करने के लिए नहीं लड़ रही थी, वह सर्ज से भाग रही थी और हाउस उसके रास्ते में था। जैसे ही उसने बैरियर देखा और रियलाइज किया कि अंदर लोग हैं, ओल्ड हैबिट्स ने कंट्रोल ले लिया। फाइट लगभग 20 मिनट्स चली। उसने इवॉल्व्ड को हैंडल किया। टेट्सुओ रूफ से पोजीशंस कॉल कर रहा था। मैं पेरीमीटर पर काम कर रहा था, एजेस पर बेस लाइन्स को टच करके उन्हें कंफ्यूज कर रहा था और उनका पैक इंस्टिंक्ट तोड़ रहा था। यूकी मेरे पीछे बैट लेकर बाहर आई और जो भी ज्यादा क्लोज आया उस पर स्विंग किया। हॉर्ड आखिरकार थिन हो गया। बैरियर फ्लिकर हुआ, फिर स्टेडी हुआ, होल्ड कर गया। सिल्वर हेयर्ड गर्ल बैरियर के बाहर एसफॉल्ट पर बैठी थी, हार्ड ब्रीदिंग कर रही थी और उसकी आर्म पर डीप कट से ब्लड बह रहा था। मैं उसके पास गया। मैंने अपना हैंड आगे बढ़ाया। कम इनसाइड। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। फाइन, बट आई एम नॉट स्टेइंग। वह स्टेइंग थी। उसका नाम रिन त्सुकिशिमा था। 2 सिटीज ओवर एक सेफ जोन की फॉर्मर 8 ईयर कैरियर। उसने अपने पूरे स्क्वाड को ब्लूम क्रेटर क्लियरेंस के दौरान बेट की तरह इस्तेमाल होते देखने के बाद डिजर्ट कर दिया था। वह 41 डेज से डेड जोन में अकेली थी। सर्च के गुजर जाने के बाद मैंने देखा कि 2 फीमेल ज़ॉम्बीज अभी भी नियर बाय थीं। एक पूरी फाइट के दौरान व्रेक्ट कार के पीछे छिपी रही थी, अटैक करने के बजाय। दूसरी केओस के बीच बिल्कुल स्टिल खड़ी रही थी और हाउस को ऐसे घूर रही थी जैसे वह जानती हो कि यह क्या था। जो छिपी हुई थी वह सोरा यामाशिटा थी, सिविल इंजीनियर। मैं उसके साथ 1 आवर बैठा जब तक उसके शोल्डर्स अनक्लेंच नहीं हो गए, फिर उसे अपने पीछे घर तक ले आया। थ्रेशोल्ड क्रॉस करते ही जब वह ह्यूमन बनी, उसकी पहली बात थी, हु बिल्ट दिस? द लोड बेरिंग वॉल इज रॉन्ग। जो दूसरी स्टिल खड़ी थी वह नाना वातानाबे थी, कॉम्बैट मेडिक, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। उसने किसी चीज पर रिएक्ट नहीं किया। जब मैंने उसे टच किया, वह 60 सेकंड्स के लिए वापस आई और बोली, आर देयर वुंडेड? उसकी वॉइस अभी भी ड्यूटी पर थी। मैंने 2 विजिट्स में उसे लेवल 2 तक बिल्ड किया और उसे घर ले आया। वह डोर से अंदर आई और तुरंत हर किसी की इंजरीज चेक करने लगी, चाहे वे चाहते हों या नहीं। रीन ने उसे अपनी आर्म के कट के पास आने नहीं दिया। नाना पेशेंट थी। नाना जीत गई। 2 मोर रूम्स। सोरा का रूम वॉल में बिल्ट इन ड्राफ्टिंग टेबल और ड्रॉर में आर्किटेक्ट्स पेंसिल्स के सेट के साथ दिखाई दिया। नाना का रूम एक फर्स्ट एड स्टेशन और एक वॉल के साथ मेडिकल सप्लाईज की रो के साथ आया। हाउस में अब 6 रूम्स थे। उस रात सब किचन टेबल पर बैठकर हानाको का खाना खा रहे थे। रीन फार एंड पर 1 हैंड से खा रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। सोरा नैपकिन पर हाउस का फ्लोर प्लान स्केच कर रही थी और किचन की वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मटर कर रही थी। नाना रिन की बैंडेज और टाइट कर रही थी, जबकि रिन उसे स्टॉप करने को कह रही थी और नाना उसे इग्नोर कर रही थी। यूकी मेरे शोल्डर से लीन होकर नोटपैड उठाकर दिखा रही थी। 6 रूम्स नाउ, वी नीड अ बिगर टेबल। हानाको 1 वीक से हर रात मेरे डोर के बाहर फूड छोड़ रही थी और प्रिटेंड करती थी कि उसे कोई आइडिया नहीं कि वह वहां कैसे आया। यूकी जानती थी, मिकी जानती थी, टेट्सू जानता था। प्रिटेंड न जानने वाली एकमात्र पर्सन हानाको थी, जो जब भी कोई यह बात उठाता रेड हो जाती और एग्रेसिवली वेजिटेबल्स चॉप करने लगती। वह मेरे लिए वैसे फॉल हुई जैसे एक शेफ उस एक इंसान के लिए फॉल करता है जो सच में उसके कुकिंग की अप्रिसिएशन करता है। मैंने उसकी बनाई हर चीज बिना कंप्लेंट के खाई। मैं रन से उसके लिए इंग्रेडिएंट्स लाता। एक मॉर्निंग मैं किचन में गया जब वह ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी और मैंने उसके कैंड स्टॉक और ड्राइड हर्ब्स से बनाए राइस पॉरेज के बारे में कहा, दिस टेस्ट्स लाइक होम, और उसे स्टोव की तरफ वापस मुड़ना पड़ा।
क्योंकि उसकी आईज कुछ ऐसा कर रही थीं जो वह मुझे नहीं दिखाना चाहती थी। यह छोटी छोटी चीजों से बिल्ड हुआ। जब उसने रेसिपी बदली, मैंने नोटिस किया। जब वह कुक करती थी, मैं किचन में बैठता था, तब भी जब वहां मेरे होने की कोई जरूरत नहीं होती थी। एक रात 2 AM पर वह स्ट्रेस कुकिंग कर रही थी, क्योंकि उसने नाइटमेयर देखा था कि वह रिवर्ट हो गई और अपनी ग्रैंडमदर की सॉस बनाना भूल गई। मैं बिना कुछ कहे नीचे आया, काउंटर पर बैठ गया और उसके फिनिश करने तक वहीं रहा। उसने मेरे सामने एक प्लेट रखी, मैंने उसे खाया। वह मुझे खाते हुए देखती रही। If I step outside that door, I won't remember how to make this. Then I'll bring you back inside and you'll learn it again. वह काफी देर तक मुझे देखती रही। That's the dumbest, most romantic thing anyone's ever said to me. हम दोनों में से किसी के इसके बारे में सोचने से पहले ही उसने मुझे किस कर लिया। ब्लू लाइट की एक रिपल के साथ प्लूम उसके बॉडी से क्रैक होकर अलग हो गया। सिस्टम ने पिंग किया। सोल बाउंड बॉन्ड एस्टैब्लिश्ड। हनाको, परमानेंट रेस्टोरेशन कंप्लीट। रिवॉर्ड, फुल किचन मॉड्यूल, डेली फूड सप्लाई, टियर 1। वह पीछे हटी और अपने हैंड्स को देखा, जो अब नहीं कांप रहे थे। वह इसे फील कर सकती थी। इन्फेक्शन पूरी तरह और परमानेंटली गॉन थी, किसी बैरियर डिपेंडेंसी के बिना। अब वह जब चाहे बाहर जा सकती थी। वह फ्री थी। अगली मॉर्निंग उसने स्टोव पर मेरी तरफ देखा। आई एम स्टिल कुकिंग ब्रेकफास्ट, आई नो। वह बर्नर की तरफ वापस मुड़ी और राइस पॉरेज में रोने लगी। और यूकी डाउनस्टेयर्स आई, एक लुक में सब समझ गई और बिना कुछ कहे हनाको को पीछे से अपनी आर्म्स में लपेट लिया। वाइफ नंबर 2 अनलॉक्ड। रिन हार्डर थी। वह सेव्ड नहीं होना चाहती थी। वह लव में नहीं पड़ना चाहती थी। वह मेरा नाम लेने के बजाय मुझे कैप्टन बुलाती थी और मील्स के दौरान सबसे डिस्टेंस रखती थी। वह कॉम्बैट और स्काउटिंग हैंडल करती, अपना जॉब करती, अपने रूम में जाती और बस। मैंने पुश नहीं किया। मैंने उसे वही मिशंस असाइन किए जिनमें वह गुड थी। मैंने दूसरों के सामने उसकी टैक्टिकल रीड्स की प्रेज की। मैंने कभी उससे ओपन अप करने को नहीं कहा। उसने नोटिस किया, जिससे सिचुएशन और वर्स हो गई, क्योंकि वह उम्मीद कर रही थी कि मैं पुशी बनूंगा ताकि उसके पास अपनी वॉल्स बनाए रखने का एक्सक्यूज हो। क्रैक हनाको के बॉन्ड के 3 डेज बाद एक स्काउटिंग रन के दौरान आया। रिन बैरियर के बाहर पेरीमीटर चेक कर रही थी, तभी उसका सामना इवॉल्व्ड के एक पैक से हो गया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने उनमें से ज्यादातर को फाइट करके निकाल दिया, लेकिन रिब्स पर एक हिट लगी और उसका फेज वॉक अपने कूल डाउन के आखिरी हिस्से में था और 10 सेकंड्स के लिए वह सीरियस ट्रबल में थी। मैं बैरियर से बाहर फाइट की तरफ चल पड़ा। टेत्सुओ ने रूफ से चिल्लाकर कहा कि मेरे पास 0 कॉम्बैट एबिलिटी है। मैं क्या कर रहा था? वापस अंदर जाऊं? मैं चलता रहा। मैं उसके पास पहुंचा। मैंने उसका आर्म पकड़ा और उसे बैरियर की तरफ खींचा, जबकि वह मुझ पर चिल्ला रही थी कि मैं इडियट हूं, मैं मर सकता था। मैं क्या सोच रहा था? यू वर इन ट्रबल, आई कैन हैंडल माई सेल्फ, आई नो, बट यू डोंट हैव टू। वह मुझे घूरती रही। उसने मेरे शोल्डर पर इतनी जोर से पंच मारा कि ब्रूज पड़ गया और बिना एक और शब्द कहे वापस अंदर चली गई। उस रात वह डिनर पर आई और यूजुअल से ग्रुप के एक चेयर क्लोजर बैठी। अगली मॉर्निंग उसने टेबल पर मुझे कैप्टन के बजाय काइडो कहा। टेबल पर सबने नोटिस किया। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम सब जानते थे कि बेटर क्या था। 1 वीक बाद हम रात में वॉच टावर पर थे। मेरी वॉच ड्यूटी थी, टेत्सुओ की नाइट ऑफ थी और वह 2 कप्स ऑफ बैड कॉफी लेकर ऊपर आई और मेरे पास बैठ गई। उसने मुझे अपनी स्क्वाड के बारे में बताया। मिलिट्री ने उन्हें कैसे बेट की तरह इस्तेमाल किया था। उसने उन्हें मरते हुए कैसे देखा, जबकि वह क्लियर होने के लिए वॉल के थ्रू फेस कर गई थी। वह तब से कैसे भागती रही थी और उसे नहीं पता था कि रुकना कैसे है। मैंने सुना। जब वह खत्म हुई, मैंने सिर्फ एक बात कही, यू स्टॉप्ड हियर। उसने काफी देर तक मुझे देखा, फिर उसने मुझे किस किया, शॉर्ट और फास्ट और फियर्स, जैसे वह खुद से इस चाहत के लिए एंग्री हो। ब्लूम उसके बॉडी में कभी था ही नहीं। वह पूरे समय लिविंग कैरियर थी, लेकिन सिस्टम ने फिर भी बॉन्ड रजिस्टर किया। सोल बाउंड, बॉन्ड एस्टैब्लिश्ड, रिन, परमानेंट बॉन्ड कंफर्म्ड, रिवॉर्ड, आर्मरी मॉड्यूल, वॉर रूम, डेली टैक्टिकल इंटेल फीड। वह पीछे हटी। डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ दिस, ओके? आई मीन इट, ओके? उसने मेरे शोल्डर पर फिर पंच मारा, उसी स्पॉट पर, और अपने रूम में चली गई। वॉच टावर के बॉटम पर यूकी अपना नोटपैड ओपन की खड़ी थी। उसमें एक वर्ड था, 3 अंडरलाइंस के साथ, फाइनली वाइफ नंबर 3 अनलॉक्ड। उस रात मैं बेडरूम में यूकी को अपनी साइड से कर्ल्ड हुए लेकर सीलिंग को देख रहा था। 3 सोल बाउंड बॉन्ड्स, एक हाउस जो लगातार ग्रो कर रहा था, हर वीक स्ट्रॉन्गर होती। टीम, एक ऐसा बैरियर जो मिलिट्री के पास नहीं था, और एक एबिलिटी जिसे उस लेमन फेस वाले हेड ऑफिसर ने पीस ऑफ पेपर पर ईटीयर स्टैंप किया था। मैंने उस ऑफिसर के बारे में एक सेकंड सोचा, फिर उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। यूकी ने अपनी फिंगर से मेरी चेस्ट पर सर्कल्स बनाए। उसकी वॉइस रफ थी, लेकिन हर दिन रिस्टोर्ड रहने के साथ क्लियरर होती जा रही थी। हानाको फिर राइस पॉरेज में रो रही थी। हैप्पी क्राइंग और सैड क्राइंग। हैप्पी, शी इज फ्री नाउ। गुड। एक पॉज।
रिन punched you. I know. Twice. Same shoulder. वह और क्लोज आ गई. I was first. I know. वह मेरे शोल्डर से लगी स्माइल की ओर सो गई. मैं थोड़ी देर जागता रहा, बेसमेंट में जनरेटर की हमिंग सुनते हुए, डोम के बाहर से गुजरती विंड, नेक्स्ट रूम से टेत्सुओ की स्नोरिंग. विंडो से बैरियर फेंटली शिमर कर रहा था. कहीं अंधेरे में उसके बाहर डेड जोन अभी भी वही कर रहा था जो डेड जोन 3 AM पर करता था. कहीं और दूर सेफ जोन की वॉल्स अभी भी खड़ी थीं, अभी भी रैशन दे रही थीं, अभी भी लोगों पर स्टैंप्स लगा रही थीं. सिस्टम ने एक बार क्वाइटली पिंग किया. अफेक्शन लेवल स्टेबल. हाउसहोल्ड 7. बैरियर होल्डिंग. स्टैंडिंग रिवॉर्ड Q3. मैंने अपना हाथ यूकी के हाथ के ऊपर बंद कर दिया. एपोक्लिप्स की सबसे यूजलेस एबिलिटी. श्योर, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं.